Hello and welcome to another episode of नमस्कार और स्वागत है इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में। अगर आप इस शो पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। आप चाहें तो यूट्यूब मेंबर बन सकते हैं, पैट्रन बन सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से थोड़ा सा योगदान भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं। लैथ मरूफ। लैथ बेरूत में रहने वाले एक पत्रकार हैं जो इस समय इजराइल के हमले और लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जे के साथ साथ फिलिस्तीन की स्थिति को भी कवर कर रहे हैं। लैथ, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. इनसे साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है। निमाकार Brit Nord. If you could begin by your अगर आप लेबनान की मौजूदा स्थिति का अपना विश्लेषण बताकर शुरुआत करें, खास तौर पर 2 मार्च के बाद से। रिपोर्ट्स के मुताबिक जायोनी ताकतों ने लेबनान में 2400 लोगों की हत्या की है और करीब 10 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। आज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 62,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अगर आप बता सकें कि 2 मार्च के बाद से अब तक वहां क्या-क्या हुआ है। If you can describe what has happened since March 2 in particular. Yes, obviously the Zionists have हाँ, the ability to ये तो साफ है कि जायनिस्टों के पास आम नागरिकों पर हमला करने और नागरिक ढांचे को तबाह करने की ताकत है। But as we see, they have, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, जब वो हिजबुल्लाह से जमीन पर लड़ते हैं तो उनके पास कोई सैन्य जीत हासिल करने की क्षमता नहीं होती। lashing out यही वजह है कि पूरे युद्ध के दौरान उन 45 दिनों में उन्होंने नागरिकों पर गुस्सा निकाला। और अब जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई के दौरान कोई सैन्य जीत नहीं पा सके, तो अब वो संघर्ष विराम के दौरान उन इलाकों में जहां वो कब्जा किए हुए हैं पूरी तरह तबाही मचाकर स्थायी ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। destruction of areas इसी वजह से हिजबुल्लाह ने पिछले 2 दिनों में खुलकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। already began retaliating. आज ही कम से कम 4 हिजबुल्लाह अभियानों में लेबनान के अंदर जायनिस्ट कब्जे वाली चौकियों पर और कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तर में तैनात सैनिकों के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। As the gathering positions of those troops inside occupied Palestine and the north of occupied Palestine. Those numbers you mentioned, 2,400. आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, यानी 45 दिनों में लेबनान में 2400 लोग मारे गए, उनमें कम से कम 100 लोग मेडिकल स्टाफ थे। As happened in जैसा गाजा में हुआ था, वैसे ही जायोनिस्टों ने इस बार भी सबसे आसान निशानों को चुना, which are यानी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सें या फिर पैरामेडिक स्टेशन और एम्बुलेंस में मौजूद पैरामेडिक्स। सिर्फ 1 घंटे पहले लेबनान के दक्षिण में खैबिन नाम के कस्बे में पत्रकारों और पर्यवेक्षकों का एक काफिला गुजर रहा था। in the south of Lebanon. उसी वक्त इजरायली सेना ने उस काफिले पर हमला किया। एक गाड़ी में बैठे लोगों की मौत हो गई और फिर उन्होंने उस पूरे इलाके पर बमबारी शुरू कर दी, जहां कई पत्रकार अब फंसे हुए हैं। रेड क्रॉस और एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। Are now उनकी जान को सीधा खतरा है। Red Cross and ये पत्रकार लेबनान के सबसे जाने माने पत्रकारों में से हैं, threat to their जिनमें एक lives. बहुत प्रमुख Journalists पत्रकार are भी शामिल हैं। most prominent here in Lebanon, including one journalist. Her name is Ahmad Al Khalil from Al Akhbar newspaper. उनका नाम है अमल अल खलील, Overall, अल what अखबार we अखबार see से। is the Zionist तो कुल camp मिलाकर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि सियोनिस्ट लोग लोगों को मार सकते हैं, पत्रकारों को निशाना बना सकते हैं, मेडिकल वर्करों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन कोई सैन्य जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। housing units. और जहां तक बड़े पैमाने पर तबाही की बात है, आप जानते हैं 62,000 मकान नष्ट हो चुके हैं। Going south, even behind the पिछले कुछ दिनों में हमारी टीम फ्री पैलेस्टाइन टीवी की and दक्षिण की ओर गई थी, tens यहां तक कि उस काल्पनिक पीली रेखा के पार भी जो इसराइलियों ने खींची है। with हमने वहां घरों और खेतों में दर्जनों बिना फटे बम देखे। we discovered जब हमने इन बिना फटे बमों की और जांच की तो पता चला कि सियोनिस्ट बहुत पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो 70 के दशक के हैं जो उन्होंने मिस्र के साथ संभावित युद्ध के लिए जमा किए थे, war with Egypt. और कई मिसाइलें जो सड़कों को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई थीं, Missiles that are असल में सरसों के किनारे जाकर supposedly targeting the roads, but actually hit beside the roads. So clearly they don't have. तो साफ है कि उनके पास अब इतने आधुनिक गाइडिंग सिस्टम भी नहीं बचे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सके।
तो देखिए, ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि सियोनिस्टों के पास हथियारों की कमी होती जा रही है। यही हाल कुछ हद तक अमेरिका का भी है। अगर आप लेबनान के मैदानों में उनके टैंकों को देखें तो ज़्यादातर पुराने जनरेशन के मर्कावा टैंक हैं। उन्होंने अभी अभी लेबनान में इस लड़ाई में कम से कम 200 टैंक खो दिए हैं और 2024 से 2025 के बीच गाजा और लेबनान की लड़ाइयों में 1000 टैंक पहले ही गंवा चुके हैं। तो अब उनके सबसे आधुनिक टैंक भी खत्म होते जा रहे हैं और वे उत्पादन की रफ्तार बनाए नहीं रख पा रहे। मैदान जंग में उनकी स्थिति बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा हमने कहा, बस ये काम वे अच्छे से देख रहे हैं। I'll come to the ceasefire and the possible मैं युद्ध विराम और उसके विस्तार पर होने वाली संभावित बातचीत पर आऊंगा। वहां मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि लेबनान के भीतर कौन कौन से मतभेद या विभाजन हैं। लेकिन जहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं वो है मूल मुद्दे, जैसे कि इजरायली सेनाओं द्वारा लेबनानी भूमि पर कब्जा, लेबनान के लोगों पर इजरायल के हमले और सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करने की जरूरत। ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर लेबनान में एक व्यापक सहमति है, चाहे वो द्रूज नेताओं की बात हो या नजीब सलाम की बेरूत स्थित सरकार और राष्ट्रपति ऑन की, और निश्चित रूप से हिजबुल्लाह की भी। कम से कम मेरी समझ ये रही है कि इन मूल मुद्दों पर एक साझा रुख है जो लेबनान की जनता की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। तो लेबनान के भीतर मौजूद मतभेदों और जटिलताओं को समझने से पहले अगर आप हमें थोड़ा बता सकें कि इन बुनियादी मुद्दों पर लेबनान की स्थिति क्या है, खासकर उस जायोनी औपनिवेशिक सत्ता के संदर्भ में। vis-a-vis the Zionist colonial entity. देखिए, अभी लेबनान के दक्षिण में जो इलाका है, वहाँ जो जायोनिस्ट अपने नक्शे में इस पीली रेखा के अंदर दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ईसाई, द्रूज और सुन्नी गांव शामिल हैं। दरअसल जिन इलाकों को वो इस पीली रेखा के पीछे दिखा रहे हैं और जिनसे आबादी हटाना चाहते हैं, उनमें द्रूज समुदाय के कुछ सबसे पवित्र स्थल भी आते हैं। तो ये बात लेबनान की किसी भी आबादी के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। और यही वजह है कि लेबनान की जो सरकार है, जिसे अमेरिकी दूतावास ने नियुक्त किया है, उसकी कोई असली वैधता नहीं है, खासकर जब वो वॉशिंगटन डीसी में जायोनिस्टों से सीधे बातचीत करती है। देश में आम जनमत कब्जे के खिलाफ है और ज्यादातर धार्मिक समुदायों के नेता भी उसके विरोध में बोल चुके हैं। ईसाई स्थलों की बेअदबी ने ईसाई समुदाय को और ज्यादा एकजुट कर दिया है। हालांकि पश्चिमी साम्राज्यवादी मीडिया या सूदी मीडिया ने उन्हें प्रतिरोध के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब इस्राएली उनकी बस्तियों पर कब्जा करते हैं तो वहां क्या होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जायनिस्ट इस कब्जे को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अपने सबसे मजबूत दौर में भी, जब 70 और 80 के दशक में ताकत का भारी असंतुलन था, तब भी वे इलाकों पर कब्जा बनाए नहीं रख पाए थे। तो आप सोच सकते हैं, आज जब प्रतिरोध के पास उन्नत तकनीक है, गाइडेड मिसाइलिंग, ड्रोन और ऐसी तमाम क्षमताएं, तो लेबनान में इलाका कब्जे में रखने की कोशिश कर रही जायनिस्ट फौजों को कितना नुकसान हो सकता है। Israel wants to break down the state of Lebanon. इजराइल लेबनान के राज्य को तोड़ना चाहता है, जैसे वो पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में करना चाहता है। उसकी एक रणनीति यह है कि लेबनान के अंदर फूट और गृहयुद्ध पैदा किया जाए, और लेबनान का इतिहास भी ऐसा रहा है। आपने पहले कहा था, या यूं कहें कि आपने साफ तौर कहा, कि लेबनान में अमेरिकी दूतावास ही बेरूत की सरकार तय करता है। तो जरा हमें बताइए कि बेरूत की सरकार और हिजबुल्लाह के बीच किस तरह का रिश्ता है, क्योंकि कुछ विश्लेषण बहुत सतही हैं जो कहते हैं कि दोनों के बीच सिर्फ टकराव है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों के तत्व मौजूद हैं। तो अगर आप इस जटिलता को थोड़ा खोल सकें और युद्ध विराम को उसी संदर्भ में समझा सकें।
Well, look, the difference between देखिए, फर्क यह है कि लेबनान और उस पूरे इलाके के बीच जिसे जायनिस्ट टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, असल में लेबनान नाम का कोई राज्य कभी था ही नहीं। वो कभी अस्तित्व में नहीं आया। लेबनान की सरकार या उसकी सेना 1942 से, जब सीरिया से काटकर लेबनान बनाया गया, तब से लेकर आज तक कभी अपनी सीमाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई। नहीं उसने अपने क्षेत्र में बल प्रयोग का एकाधिकार हासिल किया, और यही तो किसी राज्य की पहचान होती है। तो बात यह है कि लेबनान हमेशा अराजकता की स्थिति में रहा है। हर संप्रदाय, हर मोहल्ला, हर इलाका, हर गांव अपनी देखभाल खुद करता है। तो जो चीज असल में मौजूद ही नहीं है, उसे टुकड़ों में बांटने की कोशिश करना बेवकूफी भरा काम है। और यही आंशिक वजह है कि हिजबुल्लाह ने एक मुक्ति आंदोलन के रूप में 2000 में जब उसने लेबनान को आज़ाद कराया, तब सरकार पर नियंत्रण नहीं किया। इस तरह वो मानव इतिहास का एकमात्र मुक्ति आंदोलन बन गया जिसने किसी देश को आज़ाद तो किया, लेकिन सरकार अपने हाथ में नहीं ली। ये फैसला हिजबुल्लाह ने जानबूझकर लिया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आज़ादी के तुरंत बाद गृहयुद्ध नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए भी कि लेबनान की राज्य व्यवस्था के पास देने के लिए कुछ खास है ही नहीं। और आज भी हालात वही हैं। अगर हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी, जो लेबनान की जनता के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहें तो तख्ता पलट कर सकते हैं। 5 मिनट में हर सरकारी दफ्तर पर कब्जा कर सकते हैं, नवाफ सलाम की सरकार को गिरा सकते हैं और उन्हें अदालत में पेश कर सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन इजरायली हर सरकारी दफ्तर, हर मंत्रालय, हर महल, हर पुलिस स्टेशन पर बम गिराएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हिजबुल्लाह ही लेबनान की सरकार है ना? तो हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो रास्ता चुना है वो ये है कि इन घर के गुलामों को, लेबनान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, जो अमेरिका और ज़ायोनिस्टों के इशारों पर चलते हैं, खुला छोड़ दिया जाए। अगर वो चाहें तो कागज पर स्याही लगाकर कोई भी बेकार समझौता कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सरकार हिजबुल्लाह का सामना कर ही नहीं सकती। ये सरकार तो इजराइल और अमेरिका की सेवा करना चाहती है, लेकिन वो सेवाएं भी नहीं दे पा रही जो शायद देना चाहती हो। लेबनान की सेना बहुत कमजोर है, वो हिजबुल्लाह पर हमला नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा किया तो सेना के अंदर ही बगावत हो जाएगी, क्योंकि करीब 60% सैनिक और अफसर शिया समुदाय से हैं। जो फांसीवादी ईसाई सर्वोच्चतावादी मिलिशिया हैं, वो बस अपने पुराने रूप की परछाई भर रह गई हैं। 70 के दशक में जब गृहयुद्ध चल रहा था, तब उनकी ताकत कुछ और ही थी। अब शायद कुछ 100 या बहुत उदार होकर कहें तो 2-3 हजार हथियारबंद ईसाई सर्वोच्चतावादी इलाके ही बचे हैं। और जो वहाबी डेथ स्क्वाड हैं, जिन पर आखिर में अमेरिका और इजराइल भरोसा कर सकते हैं, वो सीमा पार सीरिया के अंदर हैं और लेबनान पर हमला करने से डरते हैं। पिछले 15 या 16 महीनों में उन्होंने 2 बार हिजबुल्लाह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर हुई लड़ाइयों में हार गए। अगर HTS के अल जुलानी अपनी सेनाएं लेबनान पर हमला करने के लिए भेजते हैं, तो सीरिया बिखर जाएगा। कुल मिलाकर 60,000 HTS लड़ाके हैं, जो किसी तरह सीरिया में चेक पॉइंट्स को संभाले हुए हैं। अगर वे उन्हें लेबनान पर हमला करने के लिए हटा लेते हैं, तो देश टूट जाएगा और हर इलाका अलग हो जाएगा। इसलिए हिजबुल्लाह के सामने न तो अंदर से और न ही बाहर से कोई असली चुनौती है, सिवाय सीधे इजरायली या अमेरिकी हस्तक्षेप के, और वही तो वे पहले से कर रहे हैं। तो लेबनान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के किसी कागज पर हस्ताक्षर कर देने से जमीन पर हकीकत नहीं बदलेगी। I wanted to ask you a little bit about मैं आपसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा पूछना चाहता था, क्योंकि हम इस वक्त बातचीत के बीच में हैं और साथ ही उस नाकेबंदी के भी। मेरा मतलब है, आप उसे जैसे भी परिभाषित करना चाहें, जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत से जुड़ी है।
और ये मुद्दा लेबनान से भी जुड़ा हुआ है। बेशक इजराइल कई तरीकों से इसे अलग करना चाहता है, तो आप कैसे बताएंगे कि अमेरिका की बमबारी के खिलाफ ईरान के प्रतिरोध का असर पूरे क्षेत्र में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर कैसा पड़ा है? Yeah, like we saw a statement from Ayatollah हाँ, Mustafa. जैसे हमने आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी का बयान देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे प्रतिरोध मोर्चे के हर सदस्य को ईरान का संप्रभु हिस्सा मानते हैं और उसी तरह उसकी रक्षा करेंगे। तो मेरा मानना है कि ईरान ने जिस तरह अमेरिकी शासन के हमले को पीछे धकेला, उस आक्रमण को नाकाम किया और पश्चिम एशिया में अमेरिका के शक्ति केंद्र को तबाह कर दिया, उससे पूरे क्षेत्र में प्रतिरोध की भावना और मजबूत हुई है। जो संदेह लोगों के मन में सीरिया के पतन के बाद या उस निराशाजनक दौर में थे, वो अब खत्म हो गए हैं। जब वहाबी लड़ाकों ने दमिश्क पर कब्जा किया था और इजरायली सैनिक सीरिया में घुसकर लगभग दमिश्क के दरवाजे तक पहुंच गए थे, उस वक्त जो उत्साह जायोनिस्टों में था, वो अब पूरी तरह खत्म हो गया है। जायोनिस्ट अब जानते हैं कि वे अमेरिकी सीधी भागीदारी के बिना प्रतिरोध मोर्चे को हरा नहीं सकते, और अब अमेरिकी सीधी भागीदारी की सीमाएं सबके सामने आ चुकी हैं। और साफ तौर पर कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बिना हरा नहीं सकता। इसलिए आज अमेरिका कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो उसने ईरान पर उन 45 दिनों की जंग के दौरान नहीं किया था। इस तरह देखें तो प्रतिरोध धुरी लगातार मजबूत हो रही है। यमन बहुत संभव है कि अपने आप में एक क्षेत्रीय महाशक्ति बन जाए। अगर हम ये मानें कि यमन भी उसी तरह आगे बढ़ सकता है जैसे ईरान ने होर्मुज अल-रमूमद्य पर अपनी संप्रभुता बढ़ाई थी, भले ही अमेरिका फिर से युद्ध शुरू न करे और यमन बाब अल-मंदब जल-रमूमद को बंद कर दे, तो भी क्यों न यमन अपनी संप्रभुता बाब अल-मंदब तक बढ़ाए। इससे वह खुद एक महाशक्ति बन सकता है और देश को गरीबी से निकालने के लिए राजस्व भी कमा सकता है। तो कुल मिलाकर का फुल उज्ज्वल दिख रहा है। ईरान और लेबनान में the feelings of her on the battlefield in Iran, in Yemen, in Lebanon. So Iran becoming a massive. तो ईरान इस युद्ध में अपने प्रदर्शन की वजह से इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। और जैसा आपने कहा, बेरूत की सरकार हिजबुल्लाह को निशस्त्र नहीं कर सकती और कब्जा करने वाली ताकतें भी किसी राष्ट्रवादी या औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन को हरा नहीं सकती। तो कुल मिलाकर लेबनान में प्रतिरोध पर इसका असर सकारात्मक है। आपने इसमें यमन और लाल सागर के पहलू को भी जोड़ा। तो अब मेरे मन में जो अगला सवाल आता है वो ये है कि इस मजबूत हुए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लेबनान पर क्या असर पड़ेगा। हम कुछ समय से फिलिस्तीन पर बात कर रहे हैं, तो मैं इस मुद्दे पर आपका विश्लेषण जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। So I'm very curious about your analysis on that. Well, everything we're talking about is really about Palestine. असल में हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो सब फिलिस्तीन से जुड़ा है। उदाहरण के लिए लेबनान में जो प्रतिरोध मौजूद है वो तब तक नहीं होता अगर फिलिस्तीन पर जायोनी कब्जा न होता और फिलिस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल न किया गया होता। इसी तरह ईरान को इस क्षेत्र के बाकी देशों से जो चीज़ अलग करती है वो ये है कि वो फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करता है। यही वजह है कि पिछले 30 से ज़्यादा सालों से उस पर सज़ा दी जा रही है, नाकेबंदी, घेराबंदी और पाबंदियों के जरिए। तो आज जो भी जीत प्रतिरोध के गठबंधन को मिल रही है वो आखिरकार फिलिस्तीन की आज़ादी में योगदान देगी। और जब अमेरिका धीरे धीरे इस क्षेत्र से निकल जाएगा तब जायोनी उपनिवेश खुद को एक साम्राज्यवादी संरक्षक के बिना पाएगा। उस वक्त तो गाजा के नंगे पांव बच्चे भी खुद ही फिलिस्तीन को आज़ाद कर लेंगे। ठीक है, और अब अगर हम बहुत ज़्यादा सकारात्मक होकर ये मान लें कि मानो संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम एशिया से निकलने वाला है और फिर जायनिस्ट कॉलोनी अकेली रह जाएगी, पश्चिम अपने हथियारों की सप्लाई छोड़ देगा और साथ ही आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक समर्थन भी बंद कर देगा,
जबकि इजराइल के पास अब भी परमाणु हथियार होंगे। हम पहले से देख रहे हैं कि प्रतिरोध धुरी के नेता इस संभावना पर सोच रहे हैं। तो जब जायनिस्टों को छोड़ दिया जाएगा तब क्या होगा? और साफ है, किसी को तो जाकर उन परमाणु हथियारों को संभालना पड़ेगा, इससे पहले कि ये जायनिस्ट उन्मादी पूरी मानवता को हमारी इच्छा के खिलाफ एक परमाणु सर्दी में धकेल दें। इसलिए हमें दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड मॉडल को देखना शुरू करना होगा, जब पूरी दुनिया ने मिलकर उस शासन के गिरने से पहले अपार्थाइड दक्षिण अफ्रीका के परमाणु हथियारों को खत्म किया था। और कल मेरा मानना है कि ईरानियों ने इसी दिशा में पहला कदम उठाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में आवेदन देकर पश्चिमी देशों के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश की कि एजेंसी को कब्जे वाले फिलिस्तीन में आकर वहां के सभी परमाणु हथियारों और परमाणु कार्यक्रम को अपनी निगरानी में लेना चाहिए। यही पहला कदम है, जमीन पर ऐसे लोगों को लाना जो देख सकें कि ये हथियार कहाँ हैं, ताकि हम उन्हें खत्म करने की दिशा बैठ, ताकि जायोनी उपनिवेश के पतन का समय आए तो हम सब चैन की सांस ले सकें और परचाई की चिंता न करनी पड़े। Breathe easily and not worry about a nuclear winter. And how do you see आपको क्या लगता है, जब साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है, उसे झटके लग रहे हैं और इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही, तो आगे चलकर इन आश्रित देशों का रास्ता कैसा होगा? शायद साम्राज्य की धीमी मौत, लेकिन इतना तो तय है कि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव घट रहा है। पहले भी कई देश उसके आश्रित रहे हैं, तो आपके हिसाब से इन देशों का भविष्य क्या होगा, खासकर खाड़ी देशों में? लेकिन मैं जॉर्डन, लेबनान के कुछ हिस्सों और निश्चित रूप से अफ्रीका के बारे में भी सोच रहा हूं। और अब सीरिया, वहां सिर्फ कट्टरपंथी ही नहीं है, वो अमेरिका का एक आश्रित देश भी है, तो उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, इस इलाके की ज्यादातर राजनीतिक संरचनाएं कृत्रिम हैं और स्वाभाविक रूप से टिकाऊ नहीं हैं। इनमें वो सीमाएं भी शामिल हैं जो साम्राज्यवादी ताकतों ने पहली विश्व युद्ध के बाद खींची थीं। अब इसका मतलब क्या है? जरा देखें अभी यूएई के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने अभी ऐलान किया है कि वे मूल रूप से दिवालिया हो चुके हैं और अमेरिका से कर्ज या आर्थिक मदद मांग रहे हैं। ये वही देश है जिसके पास सिर्फ 10 लाख नागरिक हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर तेल और गैस के भंडारों में से कुछ वहीं हैं। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? साफ है, उनका पैसा अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैंकों में पड़ा है और अब वो पहले ही जब्त किया जा चुका है। पहले ऐसा होता था कि ये आश्रित देश अपने संसाधनों की लूट से कुछ हिस्सा पा लेते थे, शायद अपने ही तेल और गैस से करीब 10% का हिस्सा। उन्हें उसका बस एक छोटा सा हिस्सा मिला है जो उन्हें रेगिस्तान के बीच में और कांच की ऊंची इमारतों में पार्टियां करने की इजाजत देता है। वहां आबादी का अप्राकृतिक बढ़ना हो रहा है, उन इलाकों में जहां इतनी आबादी होनी ही नहीं चाहिए थी। और साथ ही अरब लोगों के लिए नए सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, जबकि अरब दुनिया के असली प्राकृतिक सांस्कृतिक केंद्र जैसे सीरिया, इराक और यमन तबाह हो रहे हैं। तो जैसे ही ये अप्राकृतिक राज्य या वासल ढहने लगेंगे, चीजें अपने प्राकृतिक क्रम में लौट आएंगी। सना, बगदाद, दमिश्क, काहिरा, ये सब फिर से अरब संस्कृति, व्यापार और जनसंख्या के असली केंद्रों के रूप में उभरेंगे। यहाँ तक कि जॉर्डन भी, जो पहले था ही नहीं, मतलब अम्मान जो आज राजधानी है, वो तो पहली विश्व युद्ध से पहले बस एक छोटा सा गांव था, जब तक सीमाएं जबरदस्ती नहीं खींची गई थी। देखिए, उत्तरी जॉर्डन तो मूल रूप से दमिश्क के उपनगरों जैसा ही है, ठीक है? तो ये जो कृत्रिम सीमाएं हैं और जो जबरन बनाए गए राजनीतिक ढांचे हैं, इन अधीन राज्यों और उनके नेताओं के, ये सब तब ढह जाएंगे जब अमेरिका वहां से निकल जाएगा। यही चीजों का स्वाभाविक क्रम है। जब हम फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि पहले फिलिस्तीन आज़ाद होगा और फिर एक फिलिस्तीनी राज्य बनेगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है।
अगर फिलिस्तीन सच में आज़ाद होता है तो साइक्स पीको समझौते की सीमाएं टूट जाएंगी। फिर सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और लेबनान के अंदर से लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी वहां की ओर बढ़ेंगे और उनके साथ लाखों और लोग होंगे जो बस पहली बार यरूशलेम जाना चाहेंगे, एक सदी में पहली बार। और वे वापस हीलो में एनियन सीमाओं तुईर्ग। They're not going to return. It's the end of those borders. There will be no Palestine as a state. There will be liberation of फिलिस्तीन एक राज्य के रूप में मौजूद नहीं रहेगा। फिलिस्तीन की आज़ादी होगी, लेकिन उसके साथ ही वे सारी बनावटी सीमाएं और नकली राज्य ढह जाएंगे, जिन्हें वैसे भी नहीं होना चाहिए था। और इस पूरे क्षेत्र में नई राजनीतिक संरचनाएं उभरेंगी। यही दिखाता है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो कितना नाटकीय है। देखिए, फिलिस्तीन की मुक्ति और पश्चिम एशिया से यूरोपीय सैन्य ताकतों का निकलना, ये दोनों घटनाएं इन सारी सीमाओं को बदल देंगी, और ये सब ईरान की सफलता की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा कि ईरान का होर्मुज जलमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता बढ़ाना कितना अहम और इतिहास बदल देने वाला पल है। ये घटना उतनी ही समय परिवर्तनकारी है जैसे जब गमाल अब्देल नासर और मिस्र ने स्वेज नहर पर अपनी संप्रभुता बढ़ाई थी और उसे राष्ट्रीयकृत कर लिया था। उसके जवाब में जो युद्ध हुआ वो 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के त्रिपक्षीय हमले के रूप में आया था। उस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसी के बाद फ्रांस और ब्रिटेन, जो कभी वैश्विक महाशक्ति थे, वे अमेरिका के साये में आकर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां बन गए। वहीं अमेरिका उस स्वेज संकट के बाद नई महाशक्ति के रूप में उभरा। आज हालात कुछ उल्टे हैं। अमेरिका अब महाशक्ति की अपनी स्थिति खो रहा है क्योंकि उसने होर्मुज जलमरूमध्य के संकट में हार झेली है, और यूरोप में अब कोई ऐसी शक्ति नहीं बची है जो उसकी जगह लेकर उस क्षेत्र की प्रमुख ताकत बन सके। और इसलिए होर्मुज जलमरूमध्य की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के दर्जे से नीचे आना ऐतिहासिक रूप से और भी बड़ा असर डाल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिकी ताकत का अंत नहीं है, बल्कि वो पश्चिमी यूरोपीय ताकत भी खत्म हो रही है जो पिछले 600 सालों में बनी थी। और इसका एक और संकेत, और हाँ, मैं यहाँ थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, यह है कि जब आप देखते हैं कि यमन और ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों की नौसैनिक नाकेबंदी और नौसैनिक आक्रमण के जरिए ताकत दिखाने की क्षमता को खत्म करने में सक्षम हो गए हैं। यूरोपीय ताकत का ये तरीका, यानी समुद्री शक्ति के जरिए प्रभुत्व जमाना, पिछले 600 सालों से कोलंबस के अमेरिका पर आक्रमण के समय से ही इसका मूल हिस्सा रहा है, और अब वो दौर खत्म हो रहा है यमन और ईरान की सफलताओं की वजह से। Indeed, we've been discussing some of these significant. हम दरअसल ईरान के उभार के महत्व पर बात कर रहे थे, खास तौर पर जब उसने होर्मुज पर फिर से नियंत्रण हासिल किया। ये मुझे 1732 या शायद 1726 में सफ़वी साम्राज्य के पतन की याद दिलाता है, और उसके बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद का दौर शुरू हुआ, जिसने इस क्षेत्र में एशियाई मुक्त व्यापार को तोड़ दिया। हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि ईरान किस तरह उभरते हुए एशिया में शामिल हो रहा है, उसके व्यापारिक अवसर क्या हैं और उसका असर क्या होगा। साथ ही पेट्रोडॉलर प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई आश्रित देश अब अमेरिका के साथ अपने रिश्तों पर फिर से विचार कर सकते हैं। ऐसा होने से शायद संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले एक नए वैश्विक ढांचे की प्रक्रिया तेज हो सकती है, या फिर अगर वो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में न भी हो तो भी, क्योंकि चीन की वित्तीय व्यवस्था अभी इतनी उदार नहीं है कि वो अकेली वैश्विक मुद्रा बन सके। लेकिन इतना तो साफ है कि हम एक बहुस्तरीय वैश्विक मुद्रा प्रणाली की दिशा में बढ़ते हुए देख सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जब आपने इन बड़े विकल्पों और राजनीतिक ढांचों के टूटने की बात की, और उस प्रक्रिया की जिसमें मैं इसे नक्शों का फिर से बनना नहीं कहूँगा, बल्कि इस क्षेत्र की अपनी स्वाभाविक संरचना का फिर से उभरना कहा जा सकता है, तो मैं जानना चाहता था
कि इन अलग-अलग आंदोलनों को जोड़ने वाली ताकतें क्या हो सकती हैं। मेरे दिमाग में उन चर्चाओं की याद आती है जो 1930 और 40 के दशक में हुई थीं, जब उस समय के दूरदर्शी लोग कम से कम एक खास तरह की औपनिवेशिक विश्व व्यवस्था के अंत को देख रहे थे। और जाहिर है वे कभी नहीं चाहते थे कि अमेरिकी व्यवस्था फ्रांसीसी और ब्रिटिश व्यवस्था की जगह ले ले। the France and the British order, but they were talking about secular nationalism. लेकिन वे लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। बहुत से लोग धर्म की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे। भाषा भी एक ऐसे स्वाभाविक आधार के रूप में उभर रही थी जो लोगों को एक साथ ला सकती थी। बेशक आपके क्षेत्र में धर्म एक बहुत बड़ा और अहम कारक है। दूसरी जगहों पर साम्यवाद था। आगे की ओर देखें तो तस्वीर अभी थोड़ी धुंधली लगती है, लेकिन अगर आप अपना विचार साझा कर सकें कि किन तरीकों इन अलग अलग और बिखरी हुई आंदोलनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है तो अच्छा रहेगा। Could otherwise appear as discrete and incoherent movements. Yeah. When we go back to this idea that हाँ 1956 जब हम 1956 की उस सुएज नहर संकट की बात करते हैं तो उसी ने उन साम्राज्यों को गिराकर उन्हें द्वितीय श्रेणी की ताकतों में बदल दिया था। लेकिन उसी के साथ उसने गमाल अब्देल नासिर और मिस्र को उपनिवेशवाद से मुक्ति की लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर ला खड़ा किया। और देखिए, गमाल अब्देल नासिर ने दुनिया भर के उन नेताओं से संपर्क किया जो अपनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और मिलकर तीसरी दुनिया का आंदोलन बनाया जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं। गमाल अब्देल नासिर ने अफ्रीका के लगभग आधे हिस्से को आज़ाद कराने में मदद की और वे लुमुम्बा के बहुत करीबी दोस्त थे। जब लुमुम्बा की हत्या कॉन्गो में हो रही थी तब नासिर ने उनकी पत्नी और बच्चों को बचाया था। ये सब मिस्र की उसी क्षमता का नतीजा था जिसने उस ऐतिहासिक पल को जीत लिया था। ability of Egypt to win that moment. Okay? Well, today it's going to be the same thing. In a different देखिए, bigger scale, in a आज भी वही reality चीज हो where रही there है, isn't a first and second बस world पैमाना war, बड़ा है there isn't a और capitalist हालात camp अलग and हैं। a communist camp. अब वो दौर नहीं रहा जब दुनिया को पहले और दूसरे विश्व में बांटा गया था, या जब पूंजीवादी और साम्यवादी खेमे इस बात पर लड़ रहे थे कि उभरते हुए उपनिवेशवाद से मुक्त हो रहे देशों पर किसका नियंत्रण होगा। अब बस एक अमेरिकी साम्राज्य है जिसमें नाटो, यूरोपीय संघ और जीसीसी जैसे घटक शामिल हैं, और दूसरी तरफ चीन और रूस जैसी नई उभरती महाशक्तियां हैं जिनके बाकी दुनिया से रिश्तों में कोई वैचारिक मकसद नहीं है। उनका उपनिवेशवादी बनने या आज़ादी की तलाश में लगे लोगों से प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय ईरान ऐसी स्थिति में है कि वह दुनिया भर में आज़ादी के आंदोलनों को एकजुट करने वाली ताकत बन सकता है। Liberation movements around the world, and I think we will start seeing, because मुझे लगता है कि अब हम देखना शुरू करेंगे कि इस समय की जो पैमाने की अलग प्रकृति है और जो द्विध्रुवीय संतुलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद था, उसकी अनुपस्थिति के कारण एक बहुध्रुवीय दुनिया उभर रही है। यह उस दृष्टि से भी अलग होगी जो ब्रिक्स ने कभी सोची थी, क्योंकि ब्रिक्स में दो ऐसे सदस्य थे जो आप कह सकते हैं अमेरिका के बहुत करीब थे, जैसे भारत और ब्राजील। मोदी की सरकार और लूला की सरकार ने उन देशों के साथ गहरे एकीकरण में रुकावट डाली जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं, जैसे ईरान। अब ईरान एक मुस्लिम महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और इसके साथ कुछ और देश भी उभरेंगे और उससे जुड़ेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर साहेल परिसंघ। such as, let's say, the Sahel Confederacy. We may see things happen in the Horn of Africa. अगर यमन इसमें शामिल होता है तो अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में कुछ घटनाएं हो सकती हैं। आप जानते हैं, यमन, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये सब ऐसे लोग हैं जिनके बीच आपसी विवाह और गहरे रिश्ते हैं। उनका साझा इतिहास बहुत पुराना है, और जैसे ही अमीरात और इजराइल उस क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, यमन शायद उस इलाके की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका भी एक मजबूत स्थिति में है कि वो सिर्फ अपने देश को नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र को देखे और ये समझे कि उपनिवेशवाद से हुए नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया और बाकी देश, ये सब असल में दक्षिण अफ्रीका के ही जैसे लोग हैं, एक ही समुदाय के हिस्से। देखिए,
संभावनाएं असीमित हैं। Look, the sky is the limit, but Iran and the axis of resistance know. ईरान और तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये जानते हैं और देख भी रहे हैं कि जो कुछ वे कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है और उसके वैश्विक नतीजे क्या हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी बाकी देशों की है कि वे हालात को अपने हाथ में लें और कदम उठाएं। असल में अगर इस धरती पर कोई और देश, और मैं यहाँ चीन या रूस जैसे बड़े देशों की बात नहीं कर रहा, अगर लैटिन अमेरिका का कोई देश अभी यह तय कर ले कि वह अमेरिका से युद्ध करेगा या सैन्य रूप से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगा, तो अमेरिका इस समय किसी भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने ही हथियारों का दुरुपयोग किया है। उसके सबसे उन्नत हथियारों का जखीरा अब लगभग 25% तक सिमट गया है और उसकी अर्थव्यवस्था भी खून बहा रही है। I have one final question. मेरे पास एक आखिरी सवाल है। आपके हिसाब से किस तरह का मीडिया उभरेगा? क्योंकि देखिए, आप और मैं दोनों ही किसी न किसी रूप में मीडिया का हिस्सा हैं। हम इसे जैसे भी परिभाषित करें, लेकिन हम मीडिया को उपभोग भी करते हैं, बनाते भी हैं और उसका हिस्सा भी हैं, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। आगे बढ़ते हुए जब ये आंदोलन इतने बड़े और कई मायनों में अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं, तो बात सिर्फ किसी एक देश के साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होने की नहीं रह जाती। अब तो देशों के भीतर भी लोग हैं, भले ही उनकी सरकारें साम्राज्यवाद या जायोनिज्म के खिलाफ ना खड़ी हुई हों, लेकिन दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और इसके साथ ही मीडिया का भी एक पहलू जुड़ा है, चाहे वो वैकल्पिक मीडिया हो या किसी और रूप में परिभाषित किया गया हो। तो मेरा आखिरी सवाल यही है, आपके अनुसार इस नए दौर या नए व्यवस्था से किस तरह का मीडिया उभरेगा? New order that you just described. Yeah, we're already over the last decade. हाँ, पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग रूपों में एक नया मीडिया उभर कर सामने आया है। जैसे जैसे ये नया बहुध्रुवीय विश्व बन रहा था, हम उसकी पूरी तस्वीर तय नहीं कर पाए थे और आज भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन पिछले 2.5 सालों में जब से गाजा में नरसंहार शुरू हुआ और अक्सा फ्लड हुआ, ये बात साफ हो गई है कि एक तरफ नागरिक पत्रकारिता, यानी आम लोग जो न तो प्रशिक्षित पत्रकार हैं और न ही इस पेशे में आने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी और अपने साथ हो रहे अपराधों को दर्ज कर रहे हैं, वो अब तथ्यों को साझा करने का एक प्रमुख माध्यम बन गई है। यहाँ कोई फिल्टर नहीं है। लोग तुरंत ही, आप जानते हैं, इस हकीकत को प्रसारित कर देते हैं और पारंपरिक मीडिया जिसके पास अरबों डॉलर हैं, वो इससे मुकाबला नहीं कर सकता। वजह सिर्फ किसी एक नागरिक का वीडियो डालना नहीं है, बल्कि लाखों नागरिकों का उस नागरिक मीडिया से जुड़ना और उसे बढ़ाना है। यह एक तरह की सुनामी बन जाती है। और फिर आप जानते हैं, एल्गोरिदम भी इस बाढ़ के साथ नहीं चल पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर गाजा से लोगों द्वारा साझा किया गया कंटेंट या गाजा के नागरिक पत्रकारों की रिपोर्टिंग, उस पर जितनी भी सेंसरशिप की कोशिशें हुई, वो इस हकीकत को रोक नहीं पाई। तो हमने साफ देखा है कि नागरिक पत्रकारिता कितनी अहम है। जो दूसरा बदलाव हमने देखा वो है सैन्य पत्रकारिता का, यानी हमास, हिजबुल्लाह या अब ईरान जैसे समूहों का सैन्य मीडिया। ये लोग युद्ध के मैदानों से बहुत विस्तार से और बेहद पेशेवर तरीके से तैयार किया गया कंटेंट बना रहे हैं। ये इतना असरदार होता है कि अगर तुलना करें तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के समय सिनेमाघरों में चलने वाले वीडियो से भी ज्यादा प्रभावशाली है। ये असल में युद्ध का प्रचार है, लेकिन एक तरह की उच्च कला के रूप में। तो ये पत्रकारिता का एक नया रूप है, नवोन्मेषी, अलग और बदलाव का संकेत। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जब हम आपके चैनल जैसे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, जैसे इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट या फ्री पैलेस्टाइन टीवी, तो इन्हें हम नागरिक पत्रकारिता नहीं कह सकते, लेकिन इन्हें वैकल्पिक पत्रकारिता जरूर कह सकते हैं। ये दर्शकों के सहयोग और उनके फंड से चलने वाला कंटेंट है, जहां हमें किसी बड़ी फंडिंग एजेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ता,
नहीं किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार से पैसे मांगने की जरूरत होती है। Funding agency or beg from a political party or a government to give money. That the viewers are the ones that are funding it. They're like they दर्शक like ही this, इसे फंड they're कर रहे हैं, funded. Therefore, उन्हें ये again, पसंद this is है, another way इसलिए वे इसे of फंड us करते seeing हैं। how the तो ये एक और तरीका है जिससे हम देख रहे हैं कि पुरानी मीडिया और मीडिया नियंत्रण की जो पारंपरिक संरचनाएं थीं वो अब ढह रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि साम्राज्यवादी ताकतों के पास अब इस नई हकीकत में नैरेटिव को नियंत्रित करने का कोई असरदार तरीका बचा है। किसी को डिमोनेटाइज कर देना या किसी का प्लेटफॉर्म हटा देना, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया। लोग उसके इर्द गिर्द रास्ते निकाल लेते हैं और मीडिया फिर भी लोगों तक पहुंच जाती है। अगर हम सब अपने शो बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उसे प्रसारित कर रहे हैं, तो इस लहर के साथ वे टिक नहीं सकते। मीडिया उत्पादन और उपभोग में अब अनगिनत लोग शामिल हैं, और पारंपरिक मीडिया, चाहे उसका बजट कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकती। Traditional media, no matter how much the budget is, cannot compete with. Absolutely. बिल्कुल। Now we're to Path Wisent. लैब के वराबो और समय के लिए बहुत मिलदुफाद। शुक्रिया कि आप सुरजी लियनेस। Hope to see you soon again. बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष्मान, जल्दी ही फिर मिलते हैं। Soon. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं और ज्योतिष्मान हमने मिलकर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पिछले 2 सालों में हमने कोशिश की है कि वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करें। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू किए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक आर्काइव तैयार करें, तो मेरे 2 अनुरोध हैं। पहला, अगर संभव हो तो इस काम के लिए दान देने पर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। Finally, don't forget to hit the subscribe button.